Hello students, as you all know that we are doing chapter 4 motion in a plane. In our previous lecture we will discuss about physical quantities, that is scalar quantities and vector quantities. Then about vectors and its types. Now today we will discuss laws of vector addition. And this topic is most important according to examination point of view. So there are three laws of vector addition. First one, triangle law of vector addition. Second, parallelogram law of vector addition. Third one, polygon law of vector addition. So first we will discuss triangle law of vector addition. So let's get started. फर्स्ट लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये जो लॉज हैं अभी आप पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें आप पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स एक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनको हम एडिशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उनका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा इन वेक्टर फॉर्म. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉज पढ़ने पड़ेंगे. तो जो सबसे पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें जो पहले के दो लॉज हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम इस लॉ को तो पढ़ेंगे लेकिन आगे चल के वहाँ पे इस लॉ के उस लॉ के थ्रू जो भी वहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा तो उसको भी हमें डिराइव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है. अगर कहीं पे हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, किस तरीके से दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक ए बी और दूसरा बी सी. ठीक है, टू वेक्टर्स हैं ए बी एंड बी सी, दिख रहा होगा, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से. ये दोनों हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को. ठीक है, जो यहाँ पे ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं, तो अगर हम टू साइड्स देखें तो टू साइड्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन वेक्टर्स के थ्रू, मतलब ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर. ए बी को हमने पी वैक्टर का नाम दे रखा है एंड बी सी वैक्टर को हमने क्यू वैक्टर का नाम दे रखा है. इसका जो नेम है वो भी इसी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखना है, वैक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इस तरीके से कैसे आपको याद रखना है, कैसे एक्ट करवाना है. जैसे पहला वेक्टर है तो अगर पहले वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करेगा, दिस इज इट्स इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज इट्स फाइनल पॉइंट, तो जो दूसरा वेक्टर है वो भी वैसे ही ड्रॉ होना चाहिए, मतलब किसी के टेल के साथ एरो और दूसरे के एरो के साथ टेल, मतलब इसी तरीके से होना चाहिए, इनिशियल टू फाइनल. देन उसके बाद दूसरा वेक्टर कैसे कि जो वहाँ पे पहला वेक्टर है उसके फाइनल पॉइंट से अपना इनिशियल मतलब उसकी टेल और एरो आगे की तरफ. ठीक है, तो इस तरीके से एक्ट करवाना है. ये होता है सेम या फिर रियल ऑर्डर ऑफ दिस वेक्टर. किसी भी वेक्टर को एक्ट करवाने के लिए या उसको प्लेस करने के लिए ये उसका कैसा ऑर्डर होता है, बिल्कुल सीधा ऑर्डर होता है. ठीक है, सेम ऑर्डर. अब जब हम बात करते हैं इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट जो हम शो करते हैं ट्रायंगल की थर्ड साइड से शो करते हैं. थर्ड साइड से शो करना है और साथ साथ ही वेक्टर बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ करना है. अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर की टेल होगी वहाँ पे उस रिजल्टेंट के वेक्टर की टेल आएगी, और जहाँ पे दूसरे वेक्टर का एरो होगा वहाँ पे उस रिजल्टेंट का एरो आएगा. ठीक है, इस तरीके से. और अगर इसे और भी अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, समझ लीजिए कि कोई बॉडी है. ठीक है, वो कैसे गई, फ्रॉम ए टू बी गई, तो उसका जो वेक्टर है वो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. देन उसके बाद वो कहाँ से कहाँ की तरफ गई, बी से सी की तरफ, तो ऐसे ही वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि ये बताइए कि जो भी इस पर्टिकुलर बॉडी ने ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करिए. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, फाइनल पोजीशन क्या है, सी है, तो इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे वेक्टर. तो ये जो तीसरा वेक्टर है ये अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ हो रहा है. इस पर्टिकुलर वेक्टर को हम क्या कहते हैं, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट. एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स. इट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वेक्टर. ठीक है, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखनी है, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू किसके निकल के आएगा, आर के. सो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो एक बार मैं दोबारा से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिपीट कर देती हूँ. इट स्टेट्स दैट इफ़ टू वेक्टर्स
can be represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented completely by the third side of the triangle taken in the opposite order, and this resultant vector is equals to the sum of the other two vectors. Now second law is parallelogram law of vector addition. इस लॉ में क्या है, सेम टू सेम ये भी वैसी है, लेकिन यहाँ पे हम जब लॉ स्टेट करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास आंसर होगा वही निकल के आएगा. सो ये लॉ क्या बोलता है, अगर हमारे पास कोई भी टू वैक्टर्स है, कौन कौन से, एक ए बी पी वैक्टर दिख रहा होगा और एक दूसरा दिख रहा होगा आपको ए डी क्यू वैक्टर, ठीक है. तो इन दोनों को इस तरीके से एक्ट करवाना है जिसमें ये दोनों वैक्टर्स एक पैरेललोग्राम, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम. तो जिसमें हम इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को ये टू वैक्टर्स लेट कर लेते हैं, पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर. तो जो भी यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से फिगर बन रहा है. तो जैसे हमारे पास दिस इज पी वैक्टर, दिस इज क्यू वैक्टर, सो इट्स रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन एज diagonal of that parallelogram, and this resultant vector is equals to the sum of the other two vectors. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो अब जरा इसको और इलेबोरेट करके बना देते हैं. तो इलेबोरेट करके बनाएंगे तो आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर मैंने इसे क्यू बोल रखा है तो ये भी क्या होगा, उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, क्यू वैक्टर होगी. तो जैसे ए डी ऊपर की तरफ जा रहा है इसका वेक्टर, तो हमें यहाँ पे बी सी को भी ऊपर की तरफ बनाना है. ठीक है, इस तरीके से. साथ ही साथ जैसे ए बी हमारे पास पी वेक्टर, तो उसकी अपोजिट साइड सी डी भी क्या होगी, यहाँ पे पी वेक्टर होगी. तो इसको हम पी वेक्टर बना देते हैं. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी ऐसा वेक्टर जा रहा है, तो ये कैसे जाएगा वेक्टर डी सी. तो ये याद रखना, यहाँ पे जब हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे पी और क्यू वैक्टर्स की डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट साइड्स के जो वैक्टर्स होंगे उनकी भी डायरेक्शन सेम वही होगी एंड वैल्यू भी वही होगी. ठीक है, जिसमें आर इज इक्वल्स टू आर यहाँ पे रिजल्टेंट है. रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे ड्रॉ होगा, एंड यहाँ पे जो डायगोनल है रिजल्टेंट है वेक्टर फॉर्म में, वो किसके इक्वल होगा, पी प्लस क्यू के इक्वल होगा. ठीक है, तो मैं इसको एक और बार स्टेट कर देती हूँ. इट स्टेट्स दैट इफ टू वैक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ a parallelogram, then the resultant is represented completely by the diagonal of the parallelogram passing through that point. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यहाँ पे आपके कोर्स में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिर्फ पढ़ना है, आपका इसमें जो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ है वो नहीं आएगा. ठीक है, अभी इससे पहले जो हमने टू लॉज पढ़े हैं उसमें हमने सिर्फ दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालना सीखा कि दो वेक्टर्स अगर हमें दे रखे हैं तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों लॉज से कैसे निकाला जाएगा और फिगर कैसे ड्रॉ होगा. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, और आपको एक और चीज़ याद रखना है, एरो ऑलवेज सही बनाना है. अगर आपने एरो कहीं गलत लगा दिया फिगर में तो वो पूरा का पूरा फिगर गलत हो जाएगा. तो इसलिए वेक्टर्स में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एरो किस साइड लगेगा. ठीक है, तो थर्ड है यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगॉन मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा साइड्स ले, मतलब टू वैक्टर से ज़्यादा भी ले सकते हैं. दो या दो से ज़्यादा वैक्टर्स अगर हमें दे दिए जाएँ तो हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं टू फाइंड दी रिजल्टेंट वैक्टर. तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे वैक्टर्स ले लिए हैं. एक मैंने ले लिया यहाँ पे पी वैक्टर, सेकेंड वेक्टर, और ये जितने भी वेक्टर्स हैं हमारे पास इनको कैसे लगाना है, सेम ऑर्डर में. सेम ऑर्डर आपको पता ही है, इनिशियल फाइनल इस तरीके से लगाना पड़ता है. ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी याद रखना, जैसे आप लाइन में लगते हैं ना तो एक के पीछे एक लगते हैं, जब आप प्रेयर में लाइन में लगते हैं तो वैसे ही हमें यहाँ पे वेक्टर्स को भी ऐसे ही लगाना है. एक दूसरे की तरफ चेहरा थोड़ा रहता, एक की पीठ के पीछे एक दूसरा इंसान रहता है. तो ऐसे ही जैसे लाइन में आप लगे रहते हैं वैसे ही वेक्टर्स को भी यहाँ पे अरेंज करना है जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है. दूसरा वेक्टर इस तरीके से है, थर्ड वेक्टर इस तरीके से है. अब देखिए डायरेक्शन कैसे भी हो जाएगी, लेकिन आपको जो उसकी एक्टिंग है वो कैसे रखनी है, सेम ऑर्डर में रखनी है. ठीक है, क्यू आर वेक्टर ले लेते हैं इसे,
ऐसी इसे कौन सा ले लेते हैं, एस वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पास बहुत सारे वेक्टर आपस में सेम ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं, पी क्यू आर एंड एस। तो अगर समझ लीजिए मुझे पी और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तो कैसे बताया था निकालना कि इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्लोज कर देना है थर्ड साइड से, और कैसे ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। तो इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, ऐसी इसको मैं नाम दे देती हूँ व्हाट, R1, इस तरीके से। अब नाउ हम बात करते हैं पी क्यू, इसका तो हमें रिजल्टेंट पता चल चुका है, और साथ ही साथ आर। कितने वैक्टर्स है, पी क्यू एंड आर, 3 वैक्टर्स। तो इन 3 वैक्टर्स का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ के लिए निकाल रहे हैं, वहाँ पे भी हमने इस साइड को क्लोज कर देना है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर मतलब इस तरीके से, टेल के साथ रिजल्टेंट का और एरो के साथ रिजल्टेंट का। ठीक है, तो ये ले लेते हैं R2। तो ये R2 किसके वेक्टर सम के इक्वल है, P, Q और R, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे वेक्टर्स को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। सो P प्लस Q प्लस R। नाउ नेक्स्ट वन, P, Q, R और S, इन चारों वेक्टर का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो सेम वही, यहाँ पे एक और साइड हम यहाँ पे इंक्लोज कर देंगे इन सभी वेक्टर्स को, और जब ये हम क्लोज कर रहे हैं तो अपोजिट ऑर्डर में कर रहे हैं इस वेक्टर को। तो इट मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट R3 किस के इक्वल आएगा, जिन जिन वेक्टर्स को उसने इंक्लोज किया है, P, Q, R एंड S। P प्लस Q प्लस R प्लस S। सो दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक और चीज़ आपको मैं इनके फिगर्स दोबारा से ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए याद होगा हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर P हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर कौन सा हो गया, Q हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, जो कि हो गया दिस वन, दिस इज हो गया R, ये हो गया R फैक्टर। तो ये किसका था हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। इसी पे ही अगर मुझे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये तो पूरा सेम वही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपको इसको पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखिए, दो एडजेसेंट साइड तो हमें दे ही रखी है, वैसे इसका हमें क्या बनाना है, इसकी अपोजिट साइड ही तो बनानी है हमें। तो इस तरीके से स्केल के थ्रू पैरेलल हमें Q वाले वेक्टर का एक यहाँ पे अपोजिट साइड ड्रॉ करनी है, दिस इज ऑल्सो Q, और P वेक्टर की भी अपोजिट साइड ड्रॉ करनी है, सेम डायरेक्शन लेते हुए जैसे P वेक्टर की है। ठीक है, सो दिस इज P वेक्टर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यही तो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यहाँ पे क्या फिगर, P Q, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट, दिस इज Q, सो दिस इज ऑल्सो Q बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, एंड दिस इज P, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P। तो ये होगा हमारे पास तीनों के तीनों लॉज। तो आपको ये बता दें कि जब हम बात करते हैं एंगल की, तो यहाँ पे P और Q के बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा लेते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट और P वेक्टर के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको हम बीटा कहते हैं। तो बीटा एक्चुअली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है ऑफ दिस रिजल्टेंट के लिए। तो अभी नेक्स्ट जो हमने एक्सप्रेशन करनी है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले अभी जो हमने यहाँ पे निकाले थे लॉ के थ्रू जो भी फॉर्मूला था वो वेक्टर फॉर्म में था। वेक्टर अलग होता है, मैग्नीट्यूड अलग होता है। अगर मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती, ऑलवेज हम मैग्नीट्यूड टर्म्स में ही लेते हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ के टर्म्स में। तो वो R का फॉर्मूला ये आपको याद करना है, और अभी इसको प्रूव भी करेंगे। P² + Q² 2PQ cos थीटा, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, जैसे आपने A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर रखा है, उसमें बस एक और चीज़ मल्टीप्लाई करा देना, cos थीटा। क्या होता है, A² + B² + 2AB, और उसके साथ cos थीटा इंक्लूड कर देना। ठीक है, और एक अंडर रूट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, जो वेक्टर है दोनों के स्क्वायर के सम, और साथ ही साथ 2PQ, यहाँ पे दोबारा से इनका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, और cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे P और Q, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है यहाँ पे थीटा। अब अगर आपसे यहाँ पे डायरेक्शन भी निकालेंगे इस एक्सप्रेशन में, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पूछ लिया गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम डिराइव करेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ऑलवेज हम बीटा निकालने के लिए हम tan बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो tan बीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्शन निकालने के लिए। tan बीटा आपको याद रखना है व्हाट, Q
साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। याद करने का तरीका क्या है, टेन थीटा में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर आता है और एक बेस तो आता ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में आपको क्या याद रखना है, क्यू साइन थीटा, ठीक है, क्यू साइन थीटा। अब देखिए टेन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता ही आता है, तो ऊपर भी देखिए साइन थीटा है और नीचे कॉस थीटा है, तो आपको जैसे दिख रहा होगा कि क्यू के साथ ऊपर साइन थीटा है तो नीचे क्यू के साथ ही क्या आएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में आता है कॉस थीटा, ठीक है। और पी को उसके साथ प्लस में लिख देना, ये कॉस थीटा सिर्फ क्यू के साथ आएगा। तो इट मीन्स टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और इसमें हमें याद भी रखना है कि यहाँ पे क्यू कौन सा है, पी कौन सा है। क्यू कौन सा वाला है, जो ऊपर की तरफ है, मतलब जो इधर की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर रखा है। जो बेस वाला वेक्टर है वो कौन सा है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे डिराइव करना है।